हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो सेक्शन है एनसीईआरटी। पहले देखो समझा दें आपको, कई बच्चे समझ नहीं पाते बेसिक बात। जो शिक्षा विषय है हमारे भारत में, आप जानते हो जब पॉलिटी पढ़ते हो तो आप जानते हो कि संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक का मतलब है कि विषय वस्तु केंद्र और राज्य के बीच विभाजित, और कई विषय हैं जो दोनों के विषय, जिसमें दोनों के विषय रहेंगे तो दोनों अपना वर्क करेंगे। जैसे पुलिस, तो बिहार पुलिस होगा, झारखंड पुलिस होगा, यूपी पुलिस होगा, अब फिर केंद्रीय पुलिस अलग हो, तो सेंट्रल भी बहाल करेगी, इधर भी बहाल होगी। शिक्षा सेम पैटर्न। अब शिक्षा में भी समवर्ती सूची में जैसे ही आ गया तो जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का अपने राज्य सरकार सिलेबस निर्धारित करेगा और वो राज्य सरकार के सिलेबस चलेंगे, जिसको हम लोग एससीईआरटी कह सकते हैं। और एक नेशनल लेवल पर पूरे देश के लिए सिलेबस होगा। जैसे नेशनल लेवल का बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, राज्य का बोर्ड बिहार बोर्ड अलग है, झारखंड बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, वो अलग अलग पैटर्न का। तो जो नेशनल लेवल के हमारे बोर्ड है जो पूरे देश के लिए है, उसके लिए जो पुस्तक है वो हमारा एनसीईआरटी है। तो पहले तो ये समझना था एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ पे है क्या, ये पैटर्न को हम बताएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको समझना है कि इसमें जो भी एनसीईआरटी है उसी को हर राज्य अब फॉलो करती। जैसे अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक कर करके बीटीबीसी, इसी एससीईआरटी को बिहार में आप नाम सुनोगे बीटीबीसी कर करके। तो ये जो बीटीबीसी बुक है ये बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी है, चूंकि केंद्र जो है शिक्षा के लिए नीतियां तय करती, उसी के अनुसार से सारे लोग चलते। लेकिन ये अंतर देखने को मिलेगा, कई लेसन एनसीईआरटी में है जो बीटीबीसी में नहीं है, या उत्तर प्रदेश सरकार की जो किताब एससीईआरटी है नहीं होगा, झारखंड में नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि यदि कोई बच्चे अगर राज्य सरकार के बहाली में शिक्षक भर्ती हो या कोई बहाली हो और वहां दे रहा है कि 9वीं और 10वीं कक्षा के सिलेबस से पूछेंगे, तो उन बच्चों को एक बात छोटी सी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना। इसके अलावे ऐसा संभव है कि उस राज्य के एससीईआरटी बुक में इससे कोई अलग लेसन हो, तो जो बच्चे को 9-10 सिलेबस डिफाइन कर रहा तो उनको इनके साथ साथ इनको भी पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर बिहार शिक्षक भर्ती मान लो कि होने वाला है, बीपीएससी 3.0 चलेगा टीचर बहाली, तो ये निश्चित है कि इसमें बच्चे एनसीईआरटी से 90% कवर हो जाएगा। बाकी का 10% कवरेज जो है वो बीटीबीसी बुक भी आप पढ़ लोगे तो 100% निश्चिंत रहो। यानी पहले हम लोग इन दोनों की बात कर लिए किनको पढ़ना चाहिए। बाकी हम लोग के मन में जितने भी प्रश्न हैं, आज सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लोग चले हैं। तो पहला तो आप लोग देखें, यही एनसीईआरटी का लोगो है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें क्यों पढ़ते हैं, क्या है, तमाम बातें जितने आपके मन में चल रहा है, हम एक बेसिक किए हैं कि कुछ लोगों के मन में होता है किस विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, मन में प्रश्न आता है क्यों एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, फिर आता है किस क्लास का पढ़ना चाहिए, फिर आता है कितना बार पढ़ लेना चाहिए, एक बार में हो जाएगा कि और बार पढ़ ले, कितने समय इसको पढ़ना ठीक होता है, कई है कि इसका नोट्स कैसे बना ले, और सबसे बड़ा सवाल हमारे बच्चों के मन में होता है, क्या सर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो पास तो हो जाएगा ना, रिजल्ट हो जाएगा ना, और कोई किताब पढ़ने की तो जरूरत नहीं ना। तो इन सब प्रश्न के आंसर के साथ हम आगे का चरण शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है किस विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। तो आप सिंपल देख रहे हैं किस विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, तो आप बेसिक एक चीज समझ लो, इसमें पढ़ने के लिए जो भी बच्चे कंपटीशन का तैयारी के लिए सोच रहे हैं, कोई कंपटीशन, तो एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बुक एक फंडामेंटल किताब। फंडामेंटल बुक का मतलब है इस बुक में कई नए अनुसंधान, आपने देखा शैक्षणिक अनुसंधान परिषद कई रिसर्च करेंगे, कई चीजों के डाटा को परिवर्तित कर सकते हैं। इनके अंदर क्षमता है कि ये लिख देंगे कि नहीं नए अनुसंधान में अब चेंज होके ऐसे हो, तो वो चेंज कर सकते हैं।
अब एनसीईआरटी अनुसंधान में चेंज नहीं किया तो बाकी किसी बुक को पावर नहीं कि चेंज कर दे, कर भी देगा तो चेंज मान्य नहीं होगा। और इसीलिए एनसीईआरटी को फंडामेंटल बुक माना गया। फिजिक्स की भाषा में आप पढ़े होंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसी पर डिराइव्ड क्वांटिटी चलते। तो जितने भी बुक मार्केट में देखते हो जो लेखक का, उन्होंने अपने बुक के लेखन में सहायता के लिए एनसीईआरटी की सहायता लिया है, और एनसीईआरटी एक फंडामेंटल बुक हो। पहले यहां पर एक प्रश्न और रह जाता है कि सर ओल्ड वाला पढ़ें कि न्यू वाला पढ़ें, एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि किस तरह का डाटा, जैसे हिस्ट्री की बात करोगे तो ओल्ड वाला बुक में लड़ाई झगड़ा डेट इस पर ज्यादा ध्यान, कब लड़ाई हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब पूरा है। नया वाला बुक में किया गया है लड़ाई झगड़ा कम और कल्चरल डेवलपमेंट ज्यादा, कि बच्चे के अंदर सकारात्मक चीज जाए कि राजा का क्या क्या अच्छा था, मंदिर कैसा बनाए, कौन सी मूर्ति बनाए, क्या कला रहा, ये सब नया पर ध्यान दिया गया। तो अभी हम लोग न्यू पर ही फोकस करेंगे। लास्टली एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा तो एक बार जिस विषय को बोलेंगे, जिस क्लास का बोलेंगे, केवल उसके ओल्ड की स्टडी हम लोग कर लेंगे। नया वाला में थोड़ा डायग्राम और मैपिंग को बढ़ाया गया है, जो ओल्ड में नहीं। ओल्ड में कंटिन्यूटी है, लिखा हुआ कहानी जैसा, इसमें बीच बीच में डायग्राम है, खुद से भरो, परीक्षा में हूबहू नहीं आएगा लेकिन तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाए, क्या मैपिंग है, वो सब न्यू वाला में बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी किसी भी कंपटीशन में 10% निश्चित क्वेश्चन का एक आधार होता है। जो अच्छे प्रश्न जो नहीं बनने लायक होते हैं एनसीईआरटी से कहां से पढ़े सर, तो उसका आंसर है कि एनसीईआरटी से ऐसे 10% प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, और बहुत अच्छा हर कंसेप्ट पर उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा। तो क्यों एनसीईआरटी पढ़ें, किस बच्चे को पढ़ें, चाहे वो बच्चा चपरासी की तैयारी शुरू कर रहा है, यहां से लेके आईएएस बनना चाह रहा है, यहां तक कुछ भी बनना सोच रहा है, तो एक बार आपको इसका बेसिक बुक है, फंडामेंटल बुक है, स्टडी करना चाहिए। बाकी जितने भी मन के सवाल हैं सब है किस वर्ग के बुक को पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न, कौन कौन से विषय पढ़ें। तो एनसीईआरटी के लिए जनरली हम सलाह देंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो अवश्य पढ़ी। बाकी अगर पॉलिटी नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बहुत इशू नहीं, क्योंकि पॉलिटी के लिए डायरेक्ट कई किताब मार्केट में है, जहां से बच्चे चलेंगे तो वहां से सब सिस्टमैटिक उनके हो जाते हैं, इसलिए इसमें बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती। इकोनॉमिक्स में नए जो ट्रेंड आए हैं, जैसे दरोगा में ही इस बार एग्जाम हो, तो वो सब एग्जाम के जो भी प्रश्न थे एनसीईआरटी बेस्ड थे। आपको कई फार्मूला पर दे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, मन में सोच रहा है कौन किताब मार्केट का खरीद ले। तुम जो मार्केट का कोई बुक लोगे वो डिराइव्ड बुक होगा, जो फंडामेंटल एनसीईआरटी से लिखा गया होगा। चूंकि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर टीम गठित होती, तो लिखने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं होते हैं, कई व्यक्तियों का समूह होता है। और बेस्ट मटेरियल हम कह सकते हैं कि जो बच्चे अगर कोई किताब हटा दे सब और अपने स्टडी सामग्री में वो शामिल कर ले एनसीईआरटी बुक, इग्नू का नोट्स, मार्केट में अगर इग्नू का भी नोट्स मिलता है, अभी कई बच्चे के उस समझ क्षमता से थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन जिनकी समझ क्षमता बढ़ गई है, एक बार पढ़ लिए हिस्ट्री, तब वो सब किताब आपके ऐसे हथियार हैं कि किसी भी जगह धार तेज है खत्म कर दे। कई लड़के हमारे एकदम योद्धा बना हुआ, युद्ध जीतना है, लेकिन रूम में उसका हथियार देख के आश्चर्य लगता है कि चाकू लेके और शेर मारने की योजना। हथियार भी तो उस टाइप का चाहिए कि हमको शेर मारना है, तो हथियार भी शेर कैसे मरेगा उस रेंज का चाहिए। और मालूम चला बेचारा स्वतंत्रता के पहले वाले 2-3 किताब रखे रहते कि बहुत पुराना है, वही है, बस हो गया, एकदम भौथराया हुआ 2-3 चाकू और शेर मारेंगे, हमको एकदम कर लेना है बीपीएससी। तो ये नौकरी अंततः सिर्फ सेल्फ स्टडी से मिलेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हम लोग सिर्फ एक लुब्रिकेंट है जो आपके प्रोसेस को फास्ट करे। उसी किताब को लेकर के आप जितने समय लंबे लगाएंगे, एक दिशाहीन रहेंगे, हम लोग एक इंजन के रूप में चालू रहेंगे कि बस ऐसे बढ़ते चले जाए। जितना बढ़ गए सेकेंड फेज में फिर कौन बुक पढ़ ले, बस उसके बाद फिर क्लास का मटेरियल कोई भी जगह होगा वो लगभग 60% सहयोग करेगा। बाकी 20% ये तुम्हारे कितने अच्छा ऊपर करते हो इस पर भगवान
भगवान ने भी सिर्फ हड्डियां दिया है, स्केलेटन। कितना मोटा हो गए वो तुम पर छोड़ दिया। खूब खाए, अब हमको मत देखो गौर से, हाँ ये ज्यादा गौर से एकदम देख ले कि हम तो जो है इसमें ईश्वर हड्डी सबको दिए, सबको एक दिए, लेकिन बाकी तुम पर है। अब कोई चीज ना अच्छा लगता है, लीवरे खराब है तो दुबला हो, ना एकदम टाइट है तो मोटा जाओ। सेम चीज है, टीचर तुम्हारा स्केलेटन देंगे, किसी विषय वस्तु का टॉपिक वाइज सब दे। कई टीचर हड्डी भी नहीं देते हैं, वो बेचारे रीढ़विहीन प्राणी बना देते। रीढ़विहीन का मतलब है कि उसको ना लेसन पता है, ना टॉपिक पता है, जैसे तैसे पढ़ रहा है तो रीढ़विहीन है। उससे कोई बहुत अच्छे कंपटीशन की आशा नहीं किया जा सकता। जो स्केलेटन भी बना दिए कि नहीं हमको टॉपिक पता हो गया, सिस्टम पता हो गया, इतना समझ आ गया कि हम एक अच्छे बुक का स्टडी कर सकते हैं, तो ये 20% जिस दिन तुम बनाने के लायक हो जाओगे उस दिन यूपीएससी तक रिजल्ट तुम देने में सक्षम। टीचर कोई ऐसा नहीं है, किसी के यहां पढ़ लो, दिल्ली नहीं अमेरिका में भी कोई खोल दे और जाके बच्चे पढ़ ले, तब भी जब तक अपने 20% नहीं ग्रो करोगे नहीं पास करोगे। क्योंकि जहां व्यक्तित्व की बात होगी वहां टीचर बेस्ड परीक्षा ही नहीं हो, तुम्हारे अपने व्यक्तित्व है, स्वयं तुम्हें करना है, तो इस लायक तुम्हें करना होगा। तो इकोनॉमिक्स भी हम सलाह देंगे, जिस बुक का उसको कर लेना। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किस वर्ग का पढ़े इसमें बात समझिए। हिस्ट्री को अब जो लड़के आर्ट्स बैकग्राउंड से, वो डायरेक्ट सीधा सीधा 9, 10th, 11th, 12th, अब बहुत नीचे से छठा से चलने की जरूरत नहीं। अब इतना भी फॉर्म में नहीं आ जाए कि 1 क्लास से शुरू कर रहे हैं। अब 1 क्लास से महात्मा गांधी तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक उस तरह का रखें जिसमें हमारा उद्देश्य हो, एनसीईआरटी हमें वो आधार प्रदान करे जिसपे हम अपने सपनों की ऊंची इमारत खड़ा कर सके। ये सिर्फ हमारा एक इमारत है, इसमें कोई नीड नहीं है कि हम लोग 6ठा, 7वां, 8वां ये सब नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। हिस्ट्री में जरूरत नहीं, क्योंकि उसी चीज का विस्तार आगे की कक्षा में है और हम लोग वहां से समझ जाए। जब ज्योग्राफी की बारी आती है तो ज्यादातर बच्चे को हम लोग देखते हैं कि भूगोल में वो बेचारा का भू छूट जाता है, गोल ही रहता है। भू बाद में बड़ा मेहनत से हम लोग को लगाना पड़ता है, और इसीलिए जिन बच्चों का भूगोल एकदम साफ कि सर कुछ नहीं समझ में आता है, भूगोल तो एकदम स्वाहा, तो उन बच्चों को सलाह है कि वो भूगोल के लिए 6th से लेके 12th तक एकदम 0 लेवल से पढ़ो। बिहार बोर्ड के बच्चे तो और खास करके, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे जो भी रहते हैं, हमने देखा है, महसूस किया है कि बीच में 1-2 क्लास वो फान जाता है। फानने वाला बड़ा भयंकर आदत, और तेज है हमारे बेटा, फना दीजिए क्लास और लीजिए 6ठा से 8वां, तो बीच में जो 7वां गायब हुआ वो वाला दुख का भोगिया अभी भोगना होगा। तो इसीलिए फिर हम लोग को यहाँ चलना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6th से 12th ज्योग्राफी फेज में हम लोग यहाँ पे रहेंगे। इकोनॉमिक्स में 9, 10th, 11th, 12th, अभी जो दरोगा के पैटर्न आया है उसके अनुसार से 12th तक सलाह दे रहे, बढ़िया से झाड़ के पढ़ना है। पॉलिटी की आवश्यकता नहीं, पॉलिटी में आप सामान्यतः सीधे सीधे भी फेज चलते हैं तो आपसे हो जाएगा, इसलिए इसमें समय बर्बाद की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये उन बच्चों के लिए आवश्यक है जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से, उन लोगों को 9th और 10th जिनको एकदम कुछ समझ में नहीं आता, तो 9th का फिजिक्स, 10th का फिजिक्स, फिर 9th का केमिस्ट्री, 10th का केमिस्ट्री एक आधार प्रदान कर देगा। फिर वहां से फिर हम लोग आगे का सफर लेंगे। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग हिस्ट्री के सीरीज से शुरू किए, धीरे धीरे अन्य सीरीज भी श्रृंखला खोलेंगे। कितने समय और कितने बार पढ़ना चाहिए, 2 चीज है, सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज। 2 तरह के सिद्धांत आते हैं। सर एक बार हम 6ठा लें तो पूरे 6ठा का इतिहास, 6ठा का भूगोल, 6ठा का पॉलिटी ऐसे पढ़े, या इतिहास लिए तो 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां करते हुए आगे बढ़े। तो हमारा अभी जो क्लासेस है उस सब्जेक्ट वाइज है। जिस विषय को पकड़ेंगे उस विषय को, अगर हम ज्योग्राफी लेंगे तो 6ठा से शुरू करेंगे, 12वां पे छोड़ेंगे। हिस्ट्री लेंगे 9वां से शुरू होंगे, 12वां पर जाके छोड़ेंगे। फिजिक्स लेंगे केवल 9, 10th की बात करें, तो वो आपका एक आधार हो जाएगा। कि कितने समय तक पढ़े ये बहुत बड़ा, और कितने बार पढ़े बड़ा प्रश्न है। इसमें बस इतना ही ध्यान दो,
जब पढ़ने का दिल नहीं करे, कई बार बच्चे होते क्या ना, छठा का निकालेगा भूगोल, अब उसके बाद उल्टेगा और हंसेगा, अच्छा अंश है कि हमको तो ये सब आता। जब ऐसा लगने लगे ना तो कुछ नहीं करना, पहले ही चैप्टर और सीधे उसके क्वेश्चन पे चले जाना। एनसीईआरटी में अंतिम में प्रश्न दिया रहता है, तू जब 5 गो पढ़ोगे ना तो दिमाग में शॉट मारेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, उस समझ, सभी प्रश्न ज्ञान स्तर का नहीं होता है, समझ स्तर का होता है। उस पुस्तक में प्रयास यही किया जाता है कि बच्चे के अंदर एक सोचने की क्षमता हुआ कि नहीं। और इसीलिए जब तुमको लगे कि एकदम हम फॉर्म में, ये सब पढ़ने का जो होता है, हमको पृथ्वी के घूर्णन गति, अब बताओ तो ये पढ़ेंगे कि दिन रात किसके कारण। जब क्वेश्चन पे आओगे तो उसमें क्वेश्चन भेंट होगा कि किस देश में क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, अरे इसको तो पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ोगे कि पृथ्वी के जो है अक्षांशीय गति के कारण निम्नलिखित में संभव है, अरे ये तो और घुमा दिया। तब लगने लगेगा कि ना एक बार पढ़ लेते। फिर पढ़ने के बाद फिर प्रश्न से भेंट करना, तब मुस्कुराना कि वाला घुसाए हुए कहां था, वो ध्यान नहीं दी। फिर उसके आंसर को फिर देखे। तुमको जिस दिन लगने लगे कि इसका हर डायग्राम हमको एकदम जो दिया बैठ चुका है, इसके हर प्रश्न ऑन टिप हो गया, बस एनसीईआरटी की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके लिए जितना किताब गंदा करोगे पढ़ने में उतने तेज हो जाओगे। किताब गंदा का मतलब एकदम एक पेंसिल या कलम, जो इंपॉर्टेंट लाइन है अंडरलाइन, दूसरी बार जब लेके चले तो दूसरे कलर से फिर अंडरलाइन कि अरे ये वाला एक छूट रहा था। तीसरे बार जब चले तो लगा कि ये तो और भयंकर चीज था, ये तो गड़बड़ हो गया, तो फिर हाइलाइटर। वो जितने गंदा होते जाएगा तुम्हारी दिमाग उतने साफ होते जाएगा, और उसी पर तुम्हारा, कई लड़का एकदम जिल्द लगा के बढ़िया से रख के वो रेप भी नहीं लगाता है, सेकंड हैंड बेचे के उपाय में लगल रहता है। अरे बेचने के लिए तुम खरीदा है, तुम खरीदे हो इसमें एकदम बढ़िया से पढ़ो, खाली पास हो जाओगे तो उतना ही में इसकी कीमत ऐसे ही अनमोल होगी, अनमोल कीमत, इसका कोई मूल्य ही नहीं कि भाई इतना देखिए पाठ को किए थे। अभी रंगना क्या है क्या नहीं करना, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी क्या है, किताब ले लोगे तो लगेगा सर छोड़े कौन, लग रहा लाइन से सब रंग ही दे, हर लाइने हमको इंपॉर्टेंटे लग रहा है। अभी तो तुम्हारी इच्छा वही रहती है ना कि वो निकाले, अब वाह 1498 ये हो, मारो रंगो, ये रंग दिए, दूसरा लाइन फ्रांस के लुई 16वां, ये तो और इंपॉर्टेंट लग रहा है, मालूम चला सब रंग ही दे रहे हैं, तो बचा क्या। इसीलिए आपको कब पढ़ना है, जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे पीछे से, हम पहले पढ़ा देंगे, फिर जो बात एकदम परमानेंट मेमोरी में बैठ गया उसको नहीं रंगना, जो लगे कि ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको एक राउंड रंग लेना, जो लगे कि अरे तो सर छोड़ चुके थे तो और इंपॉर्टेंट लाइन लग रहा है तो दोहरीकरण में फिर जाए। तो आपको धीरे धीरे इतनी बार पढ़ना है कि एनसीईआरटी की एक अच्छी समझ विकसित हो जाए। हमने तुमको बार बार कहा है कि कितनी बार से सेंस नहीं है, कितना ध्यान से पढ़ रहे, उसको कितना आत्मसात कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। और फिर नेक्स्ट हम लोग चले नोट्स कैसे बनाए। अब नोट्स इसीलिए बनाना जरूरी है क्योंकि कथा सुने रहोगे तो एक हमने लिखा है, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जला और पढ़ाई क्यों भूला। सब का आंसर एक ही है, उलट पुलट नहीं हुआ। बात समझो, सब का आंसर एक ही है, उलट पुलट नहीं हुआ। अब अगर कोई आदमी घोड़ा पाले हुए और घोड़ा पर डेली बैठ नहीं रहा है, खाली खिला रहा, 15 दिन बाद बैठोगे तो उठा के पटक देगा। घोड़ा कहता है डेली हमको इधर से उधर लेफ्ट राइट करवाओ तब हम चलेंगे, नहीं तो अड़ जाएगा। फिर वही चीज है, पान क्यों सड़ा, पान बेचने वाले को देखे हो, नहीं भी ग्राहक रहेगा तो 500 पान काटते रहे, हमेशा बिजी देखो। कभी देखना दुकान में नहीं भी खाते हो तो देखना, कहना कि बात सही में परमानेंट बिजी लग रहा है, ग्राहक नहीं भी है तो नीचे से ऊपर कर रहा। अगर उलट पुलट नहीं करेगा तो उसके पान सड़ जाएगा। ठीक यही चीज रोटी बनाने वाले को आपने देखा हो, तवा पर दिए और तुरंत उलट पुलट एकदम लगे रहना है, वो अगर गप में चले गए तो जल गए। सेम यही क्रिया आपको करना है। पढ़ाई जो लड़के कहते हो भूल जाते हैं, वो एक नेचुरल प्रक्रिया। तुम जिस चीज को अपने से समझते हुए सुनते हुए अपनी कॉपी अपने हैंड राइटिंग में बना लोगे, उसको समझ लोगे, एक बार किताब पढ़ लोगे तो धीरे धीरे मेमोरी से
अस्थाई मेमोरी की ओर चला जाएगा और तब लगेगा कि सर एकदम सही हो। तो इस उलट पुलट करने के लिए नोट्स तो जरूरी। अब डेली सत्यनारायण स्वामी जैसा मिलात जैसा कथा सुनो, आए और शंख फुकाया अष्टम अध्याय समाप्त। कथा में दिखता है ना आदमी अध्याय सोचता है कि हमें कितना लेट पहुंच, जाने के बाद पूछता है कैमा अध्याय, तब अंतिम है, जतरा से आया। मेन फायदा तो प्रसाद में, ओरिजिनल उसको बड़ा आनंद खुश हो, अभी सूर्य हुआ है, बड़ा गड़बड़। तो उसी तरह का कई लड़के को लगता है मेन फायदा हमारा प्रसाद क्या है, तो पीडीएफ में कई लड़का ये भी है ओरिजिनल प्रसादी मिल गया, कथा सुने चाहे नहीं। तो यहां पढ़ाई में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई में वो तुम्हारा स्व होना चाहिए लिखित। हाँ अगर समय नहीं है, जॉब करते हो, समस्याएं तो है, तो तुमको एडजस्ट करना होगा। फिर उस कंडीशन में पीडीएफ खुद से भी बनाओगे, अपने लिखोगे, यहां से हम लोग भी जो दे रहे हैं थोड़ा उसमें कंपेरिजन करके डाइजेस्ट करते चले जाओगे। और कोशिश करना है किसी भी लेसन को सिर्फ 10% मिनिमाइज कर। मतलब अगर हम यहां पे मान के चलें कि किसी क्लास का 80 पेज का एनसीईआरटी है, तो नोट्स बनाने में इसका 10% हम सिर्फ 8 पेज का नोट्स जिस दिन बन गया उस दिन किताब हटा देना। शुरू में नहीं बनेगा, शुरू में बड़ा चलेगा, बड़ा ही रहेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अगली बार जो एकदम याद है उसको क्यों लिखे। अब तुमको कहेंगे कि भाई भारत का खोज वास्को डी गामा किया, तो नोट्स में तुम लिखेगा। अब कहना कि सब तो हो गया, वो सब परमानेंट सेक्शन है। जो वैसी बात रहे कि लगे कि हाँ एकदम ई वाला बात अभी इंपॉर्टेंट है, परमानेंट में नहीं गया, तो धीरे धीरे 8 पेज में एक किताब आ जाए, और वो आ जाएगा, और तब उस दिन होगा कि नोट्स तुम्हारा बहुत बढ़िया हो गया। हम लोग भी जो बच्चे ऑनलाइन में बच्चे हैं या ऑफलाइन में, उनके लिए हम लोग टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर अभी इनिशियल इसी पे पीडीएफ अभी लेसन बाय लेसन पढ़ाएंगे, अपलोड करेंगे। धीरे धीरे इसको और मॉडिफाई करेंगे। पहला राउंड वैसे बच्चे के लिए है जो एकदम जीरो, दूसरा राउंड फिर हम लोग इसको अपडेट करेंगे जिसमें होगा कि नहीं अब जीरो नहीं है, अभी पढ़े हुए है। जिस दिन 10% पर ला देंगे वो अंतिम क्रीम, बस उसी के सुगंध को करने के लिए एकदम लगे कि हाँ एकदम ठीक ठाक हो गया। मतलब एकदम दही अभी जमेगा, फिर रगड़ेंगे तब मक्खन आएगा, और तब उसको जब गर्म करेंगे ना तो घी आएगा। और तुमको हम कहें कि बताओ इस दही में घी है तो है तुमको, लेकिन निकालने का प्रोसेस आएगा तब है, और नहीं तो तुम हाथ डाल के हल्ला करते रहोगे कहां तक घी है, कहते हैं इसमें घी है, देखो तो कहां घी है, दही है साफ नजर आ रहा, लेकिन उसमें घी है। वहां तक के चिंतन से तुम्हें मंथन करना, तो वो स्टेप आने चाहिए। इसमें लिंक वगैरह नहीं मिलने पर आपको दिया हुआ है 8294422949 पे व्हाट्सएप लिंक लिखने से भी चला जाएगा, आप इसमें ऑटोमेटिक शामिल रहोगे। व्हाट्सएप चैनल पे भी रहोगे तो वहां लेकिन हम लोग पीडीएफ नहीं डाल सकते, व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ का ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए पीडीएफ आपको यहीं पे उपलब्ध होते चला जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सवाल सभी के मन में होता है जो क्लास में पहला दिन बैठते, नहीं भी बैठते उनके मन में आता है कि क्या केवल एनसीईआरटी पढ़ ले रिजल्ट हो जाएगा। बोलिए यस या नो, कस के बोलो नो। अच्छा तुम लोग जान रहा है, अच्छा यस वाले भी हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। सुन लीजिए इसमें बेसिक बात, एनसीईआरटी एक आपके फाउंडेशन है। जैसे मकान बनाने में पिलर की आवश्यकता होती है, तो पाइलिंग देखा है तुम लोग करते हो, तो जो पाइलिंग पहले दावा होता था अब पाइलिंग होता, ये पाइलिंग जितने मजबूत होंगे इमारत उतनी ऊंची जाएगी, उतनी ही ऊंची जाएगी। पाइलिंग ही कमजोर है तो क्या कोई 10 मंजिला ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। आप चाहते हो कि बहुत ऊंची इमारत तैयार करें, बहुत ऊंचे कंपटीशन को निकालें, तो सबसे बेस्ट फाउंडेशन के लिए जैसे कई कंपनी के सीमेंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से यहां एनसीईआरटी सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन। जिस बच्चे का ये वाला फाउंडेशन एकदम मजबूत है तो ऐसी संभावनाएं रहेगी कि कई छूटने वाले प्रश्न में भी वो रिलैक्स करते रहे। दूसरा, उसके सोचने और समझने की क्षमताओं में काफी विस्तार हो। जैसे हम लोग अभी हिस्ट्री चल, अब इसमें वर्ल्ड मेन पढ़ना है, इंडियन भी पढ़ना, लेकिन वर्ल्ड इसीलिए नहीं पढ़ना कि परीक्षा में आए, वर्ल्ड इसीलिए पढ़ना है कि उस समय तुम्हारे जो सोच है, जिस समय हम क्षैतिज रूप से क्लास को आगे बढ़ाए
तो उस समय ऊर्ध्वाधर रूप से आप गहराई में भी सोचो। जैसे अभी तुम मान लो केवल हम लोग पढ़ाते हैं हड़प्पा सभ्यता, अब हिस्ट्री कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो हड़प्पा पढ़ा रहे हैं तो आप हड़प्पा में बढ़ते चले जाओगे। लेकिन क्या हड़प्पा के जैसे तुम पढ़ रहे हो कि नाली थे, रोड थे, तो क्या वर्ल्ड में केवल हड़प्पा ही था? नहीं। तो उस समय और कौन कौन थे और उसके क्या क्या महत्व थे? अगर यह तुम समझ पाओगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी, चीन की सभ्यता क्या थी, मिस्र की सभ्यता क्या थी, और उसका डिटेल हम्मुराबी का विधान सभ्यता क्या कहता है, तो इससे ये सोच जो विकसित होता है इस विषय के पकड़ को बहुत मजबूत बनाता। और इसी के लिए एनसीईआरटी केवल ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ ले तो उससे रिजल्ट होता। एनसीईआरटी एक आपके अंदर सोच प्रदान करता है जिससे आप और अच्छे बुक को पढ़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बाकी किसी भी किताब को ले लोगे, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं तो उस किताब में हर किताब अच्छे होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई एक बुक, बेसिक बुक ले लो, लेकिन उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ के उस बुक को पढ़ना। उसमें भी कई जगह शुद्धि होगी, आप स्वयं ठीक कर देना कि एनसीईआरटी में देखे तो ये था, इसमें ये होगा। इसके लिए परेशानी की आवश्यकता नहीं। हम लोग का एनसीईआरटी एक फंडामेंटल बुक है, ये जो कहता है वही सत्य, बाकी बुक उनके द्वारा लिया गया है, इसलिए बाकी बुक क्या कहता है उससे मतलब नहीं होता। कई बच्चे यहाँ पे भी हमने देखा है कि कंपटीशन की तैयारी करने में एक बच्चे को हमने बोला कि एनसीईआरटी में देखो ऐसा है, उसने अगले दिन हमको व्हाट्सएप किया कि नहीं सर एनसीईआरटी में नहीं है, देखिए ऐसा लिखा। वो हमको क्वेश्चन भी याद है, अजात शत्रु की माँ कौन? अब छेलना माँ है या फिर एक और शादी हुआ था, आप याद करो जल्दी से, कोसला देवी। अब माँ कौन है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अपनी माँ छेलना तुमको लग रहा है, कोसला देवी लग रहा है, कई एक मध्य कुल की राजकुमारी से भी शादी है, क्षेमा से। तो अब इनके आंसर अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रहा है, जब हम बच्चों के क्लास में डिस्कस किए तो हमने देखा बच्चे ने प्रूफ भेजा, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हम कहा एनसीईआरटी खरीदा, तुम्हारा एनसीईआरटी नहीं है। उसने आगे का फोटो भेजा तो लिखा हुआ क्या था, एनसीईआरटी पर आधारित सार सारांश। आजकल जो एनसीईआरटी को कई लोग ने एकदम भूत भूत टाइप के एकदम कर दिए। एनसीईआरटी होता क्या है, जो बच्चे पास करते हैं उनसे कुछ पूछा जाए तो बेचारे शर्म से नहीं बताते हैं कि कैसे बोल दे कि लूसेंट पढ़ के पास हुए, मेरा इज्जत कम जाएगा, ये स्टैंडर्ड कुछ बोल देते। कैसे कई लोग आएगा भले टेम्पू में बैठ के, कैसे आए बाबू, हम जो है एसी ट्रेन से एकदम सीधा, टेम्पू नहीं बोलता। अगर आया पैदल भी तो कहेगा गया है वहां से रिजर्व ऑटो कर लिए थे। सेम है, कई बच्चा पास कर जाता है। अब उन लोग बोला कौन बुक पढ़े हैं, तो बेचारा एनसीईआरटी पढ़े हैं, भले वो एक भी नहीं खरीदा, तुम में से ही छोड़ दो ना, उसको छोड़ दो, तुम ही में से कोई लड़का नहीं पढ़े हुए भी रहेगा और अगर पास होगी और उसको कोई टीचर बुला देगा कि बोलो, अब कोई ना कोई तो दाग ही देगा कि कैसे पढ़े थे, कौन किताब, तो देखता है कि लूसेंट बोलेंगे तो कहेगा ये झोला छाप लेका है। तो बेचारा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है कि आज तक हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन तुम पढ़ लो, ऐसा कंडीशन होता है। और बच्चे के अंदर एक भूत जैसा बैठ जाता, और इसका कई लेखक भी नाजायज फायदा उठाता है। अपने बुक पर जान के कुछ भी रहेगा तो लिख देगा एनसीईआरटी बड़का गो, और नीचे छोटा लिखेगा पर आधारित, वो बहुत छोटा रहता है। और लड़का एनसीईआरटी देखा तो कहा हाँ यही है, लाओ एकदम ठीक है। 6 महीना बाद मालूम चलता है कि एनसीईआरटी नहीं था, पर आधारित। तो पर आधारित नहीं खरीदना, पर आधारित तुम्हें स्वयं अपने से बनाना, बाकी वो नोट्स तुम्हारा पर आधारित हो। एनसीईआरटी की बुक लेनी है आपको। और ये आपको समझना है कि जैसे भोज में जाते हैं तो गुपचुप, चाउमीन, ये सब जो खाते हैं वो एक स्टार्टर है, भोजन अलग होता है। उसी तरह से भोजन अलग है, एनसीईआरटी एक स्टार्टर। जो बच्चे बिगिनर हैं, पहली बार तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई कोर्स नहीं हो सकता। कई बच्चे ने तैयारी को शुरू कर लिया लेकिन बाद में मालूम चला कि ना हम झोले घरे छोड़ दिए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर आ जाइए, झोला लेते चलिएगा। बीच बीच में वो 10% क्वेश्चन में बड़ा सहयोग करेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जो पढ़ाने के दौरान में सिर्फ इसमें, तो उसकी चर्चा वहां नहीं हो पाती। कई प्रश्न आपको जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा कई वर्ल्ड हिस्ट्री की ही बात होगी। आजकल धीरे धीरे एनसीईआरटी में अधिक होने के कारण हिस्ट्री में जुड़ना एक फैशन सा बनते जा रहा।
और इसीलिए शामिल कर रहा है दरोगा वगैरह में। पुलिस, बिहार पुलिस में हमने देखा कई क्वेश्चन डाल दी। अब बिहार पुलिस का जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो बेचारा अगर लाख कहीं पढ़ते रहेगा, जब तक इसके थ्रू आउट स्टडी नहीं किया, तो आजकल का जो पैटर्न है पुलिस में भी क्वेश्चन उस लेवल का रह रहा है जिसमें अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपको पहले सोचना है कि इससे केवल रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट पे ले जाने वाला सबसे मजबूत साधन है, और इसके फाउंडेशन पर बना हुआ स्वप्न का बिल्डिंग बहुत ऊंची इमारत खड़ा होगी, ये मेन मान के चलना है। अब इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीज शुरू करें। हम लोग का एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री का चलेगा, जब भी खत्म होगा तब भूगोल। हमने अपने ड्यूरेशन को रखा है 2 महीने में हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इसके बाद 2.5 महीने ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ये दोनों हमारे द्वारा ही लिया जाएगा। इसके बाद पॉलिटी का कोई जरूरत नहीं है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों अलग अलग 1-1 महीने के सीरीज में चलेगा। इसके बाद 1 महीने के लिए इकोनॉमी भी आपका चलेगा। तो ये एक सीरीज में हमने रखा है कि एनसीईआरटी सीरीज आपका प्रारंभ हो रहा है। अभी सभी क्लासेस लाइव होंगे, उसके बाद रिकॉर्डेड मिलते जाएंगे। फिर आगे चूंकि हम लोग की व्यस्तता होती है, फिर एक 2 साल चलते रहेगा, फिर मॉडिफाई की आवश्यकता होगी, तब फिर लाइव बैच शुरू होगा। मतलब आगे 2 साल तक फिर एनसीईआरटी ये जो खत्म हो गया, फिर रिकॉर्डेड क्लास ही आप कोई बच्चे पढ़ सकते हैं। 2 साल बाद हमें लगेगा कि कुछ और मॉडिफाई कर दे, तो फिर नए सिस्टम से हम लोग फिर नया डिजाइन से पढ़ेंगे। वो तो जितने बार होगा उतना ही बढ़िया होते जाएगा। अब इसमें हम लोग सीधा टॉपिक पे आ जाए। ये क्लास इतिहास का क्लास है, हिस्ट्री का शुरुआत है। जिन बच्चों को इतिहास बड़ा परेशान करता है उनके अंदर हम एक 0 लेवल का बैच लाए। हमारा क्लास 0 to हीरो, एकदम भोंद हो, इतिहास का कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं है। तुम प्रारंभिक एनसीईआरटी का जो सीरीज है 9th क्लास से चलेंगे। पहले 9th पढ़ा लेंगे, फिर 9th हो जाएगा तब 10th पढ़ा लेंगे, फिर 10th होगा तो 11th और फिर 12th। जब हम बात करें तो 9th क्लास में 5 लेसन। हम लोग तो इतना बार पढ़ लिया कि कब पैराग्राफ चेंज है, तुम लाइन बोलोगे तो बोल देंगे कि हाँ यहाँ के बाद चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो अपने आप ऑटोमेटिक चलते चला जाए। इसमें पढ़ोगे तो इसमें भी 5 लेसन, इसमें पढ़ोगे तो 7 लेसन है, और इसमें 12 लेसन। 12th क्लास में कंप्लीट 2 पार्ट में एनसीईआरटी है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और केवल भारत का इतिहास पढ़ना, इसमें विश्व का कोई मतलब नहीं। इसीलिए किसी भी बच्चे को जो कंपटीशन देने जा रहे उनको 12th वाला एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। देखो पहले पुराने वाले में जाओगे तो उनके लेखक रामशरण शर्मा है, उनके ग्रह कक्षा में अलग पढ़ना, और रामशरण शर्मा का प्राचीन भारत पढ़ना। लेकिन हम अभी नए एनसीईआरटी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें 11th क्लास में जो 7 लेसन है कंप्लीट विश्व है, और एंशिएंट से लेके लास्ट तक जोड़ा है मध्यकाल तक। यानी सबसे प्राचीनतम विश्व कैसा था, हड़प्पा नहीं पढ़ना, लेकिन हड़प्पा के समय मेसोपोटामिया कैसा था, मिस्र कैसा था, सब पढ़ना। तो पूरे 0 से 11वां विश्व को ठीक करेगा आपका। और ये जो 9, 10th देख रहे हो, इसमें भारत और विश्व दोनों का इतिहास पढ़ना है। तो इस भारत को यहाँ होल्ड पे रखेंगे, यही टांग के लाएंगे, यानी इनके एक लेसन यहाँ आएंगे, और 12वां जब बोलेंगे कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री चले। इसमें हड़प्पा से लेके तमाम आपको पढ़ने हैं। जब हम 11th की बात करेंगे पूरा प्राचीन विश्व पढ़ना है, और 9th और 10th में मध्यकालीन विश्व का पूरे झलक देखना। तो हम लोग ये तो देख लिए कि कुल लेसन 5 और 5 कितने हो गए, 10, 12 और 10 बोलिए 22, और 7 बोलिए, ये 29 लेसन है, 29 पार्ट है, और 29 लेसन के लिए हम लोग 2 महीने का समय रखे हैं। प्रतिदिन क्लास है सोमवार से शुक्रवार, सैटरडे संडे सिर्फ इस क्लास को नहीं रखे। इस क्लास में फिर हमारा दूसरे रूटीन पे है, वो अपना चला जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे पर डे होगा। पटना बाजार समिति से ही आपका इस क्लासरूम से ही लाइव हो जाएगा, ताकि नेचुरल थोड़ा सा वीडियो ज्यादा रहता है, उसमें आप लोगों को कोई समस्या होगी, आप जैसे ही टोकते हो, किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है तो जरूर बोलना, क्योंकि तुम केवल खुद नहीं बोल रहे, सारे बच्चे का रिप्रेजेंटेशन ऑफलाइन कर। अब हम बार बार, हमारी आदत नहीं है कि मोहन कुमार, सोहन कुमार चैट पढ़ित रहे, उछलित रहे, उससे कंसंट्रेशन भंग होता है। उससे न तो बच्चे बहुत गहराई में जा पाएंगे और न टीचर बहुत गहराई में जा पाएंगे। इसलिए बस निश्चिंत होकर बस क्लास करना है। बच्चे भी जो कमेंट में लगे रहते हैं, आराम से शांति से रहो कि टीचर तुम्हारे कमेंट देख ही नहीं रहे। लास्ट में
तुम्हें कोई बात है, कोई समस्या है तो लास्ट में हम लोग करें। हमारे क्लास का नेचर होता है, क्लास के दौरान मैं नहीं चाहता अनावश्यक किसी तरह का कोई चर्चा कर। पूरे पढ़ाने के बाद समय मिलता है देन हम लोग करेंगे कोई बात, और नहीं तो उन लोगों के लिए अलग सेशन फिर हम लोग रखते ही है कि हाँ चलो आज चलो अलग सिस्टम। पढ़ाई के दौरान मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की अनावश्यक मैं कोई बात करूं, और इसीलिए हम लोग उस पहलू पे ही जो है कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये लास्ट अब इस सूचना, फिर सीधे हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। इसमें 9, 10th, 11th, 12th के लिए हिस्ट्री के लिए 200 आपका फी निर्धारित है इसमें, और इसीलिए ये 800 पूरे हिस्ट्री के लिए फी है। लेकिन अभी आपका 5 जनवरी तक एक कंटिन्यू सिर्फ ऑनलाइन के लिए 150 है, ऑफलाइन के लिए 300। ये आपको ऐप से ही परचेज करना है। इसमें हमको लगता है 154 या 55 होगा। ऐप विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। विद्या एजुकेशन के नाम से बहुत आ जाएगा, इसलिए नाम हमने लगा दिया ताकि बच्चे के साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। बाकी ऑफलाइन के सिस्टम आपको लिख दिया गया। अब ये सिस्टम पूरे होने के बाद अब सीधा सीधा आपको बुक का दर्शन करा दे। अभी सिर्फ एक किताब खरीदनी सबको, एक ही बार में सब नहीं खरीद लेना। कोई लड़का एक ही दिन फॉर्म में ज्यादा आता है, आज हम हिला देंगे, और फिर ऐसा बेचारा मुरझा जाता है कि उत्साह ही खत्म हो जाए। एक एक जिस दिन लाते हो उस दिन इच्छा रहती, तो फिर खत्म करते करते जब इच्छाएं कुछ कमेगी फिर एक नया लाएंगे, फिर नई इच्छा होगी। तो अभी क्लास वाइज हम लोग का क्लास चलेगा इसमें एनसीईआरटी। तो आपको करना क्या है, कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, यही आपका है सामाजिक विज्ञान। हमने बताया था भारत और समकालीन विश्व, यही पढ़ना। तो हम लोग अभी सिर्फ इसको लेंगे। कितने पाठ हैं इसमें? 5। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तब कक्षा 10 के लिए भारत और समकालीन विश्व चलेंगे, और इसमें फिर हम लोग 5 पाठ पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इस बुक को सब लोग खरीदोगे। फिर यहां से पढ़ना कैसे चाहिए, आजकल यूपीएससी का क्वेश्चन इसके शब्दावली से पूछ रहा। हिस्ट्री लाख बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़े रहेगा, बीच का शब्द उठाएगा। अब उस शब्द में कैसे पढ़ना है हम तो टोटल आपको ब्रेक लगाते चलेंगे, काफी आनंद आएगा कि चलिए बहुत बढ़िया हमको आनंददायक सफर पे ले गए। जब हम यही आएंगे 11वां क्लास के लिए, तो 11वां में कोई इंडियन लेसन नहीं है, इसमें 7 लेसन है और 7 विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, और इस ज्यादातर विषय प्राचीन के हैं कि मध्यकालीन। प्राचीन कालीन विश्व के हैं, कंपटीशन के लिए कम इंपॉर्टेंट, लेकिन समझ स्तर बढ़ाने के लिए कि इतिहास को हम और अच्छा से समझ सके, इसके लिए सबसे अच्छा ये आपका रहेगा। और यही किताब सबको चाहिए। ये तो मान लो मटिया भी कोई लड़का देगा तो चले, लेकिन इस सब को चाहिए, चूंकि भारतीय इतिहास 2 वॉल्यूम में है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 केवल एंशिएंट, और भाग 2 में मेडाइवल और मॉडर्न। और पूरे कक्षा 12वीं के लिए 2 भाग में जो बुक देख रहे हो, ये केवल भारत का इतिहास है, और इसमें 12 लेसन, एक 9th से लेसन आएगा और एक 10th से लेसन आएगा। तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 लेसन हम लोग वर्क करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत पर, इंडियन पर, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। हम लोग जैसे देखो, हम अपने अनुसार से इसको टर्न अप नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी, वो तो फिर बैच अलग। हम इसमें सिर्फ एनसीईआरटी पैटर्न पे ही फाउंडेशन दे, और इसीलिए उस पैटर्न पर कितना आनंददायक हो, एक शब्द को कितनी व्याख्याओं से समझ सकते हो, क्या कह रहा है, जहां डायग्राम आपके दिमाग बढ़ाने के लिए मैं खुद यूज करूंगा। और ये आपको 14 लेसन सिर्फ भारत के इतिहास पर होगे, बाकी टोटल लेसन 29 थे, और इसमें 14 घटा दोगे तो बोलो कितने हो। इसमें हम लोग देखे कि 12 लेसन यहां थे, 7 वहां थे और 10 उधर थे, तो टोटल हमारे कितने लेसन है, 29। इसमें 15 पाठ केवल विश्व पढ़ोगे। ये किनके लिए अमृत के समान है, जो लड़का बीपीएससी में चाह रहे हो कि हिस्ट्री ऑप्शनल ले ले, तो ये टॉनिक है, इतने से काम निकल जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल लोगे तो ऑप्शनल में एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न के साथ वर्ल्ड होगा, और वो वर्ल्ड तुमको यहां से पूरे इस लेसन से मिल जाएगा। दूसरा, जिन बच्चों ने सोशल स्टडीज से टीचर का एग्जाम देने का सोचा है, अब कई नालायक ऐसा टीचर बनेगा, और इतना नालायक है, मेरा ऑनर्स इकोनॉमिक्स है सर, इकोनॉमिक्स लगे फेल हो रहा है। कुछ तुम्हारा कोई ऑनर्स रहे, सीधा कहता है कि सोशल स्टडी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, कोई मतलब नहीं कि पोल साइंस ऑनर्स। तुम्हें हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कोई एक विषय चुनना,
या दोनों भी चुन सकते हो। बाद का इकोनॉमी पॉलिटी चुनो, चाहे तुम्हारा ऑनर्स कुछ रहे, सब्सिडरी कुछ रहे, कोई लेना देना नहीं, सोशल साइंस से हो तब। इकोनॉमिक्स चुनोगे तो निश्चित रूप से इतने करंट फेज आएंगे कि उतने अपने आप को तुम अपडेट करने में जितना मेहनत लगाओगे उसके आधा से आधा मेहनत में तुम्हारा इतिहास और पोल साइंस या हिस्ट्री और ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। अगर मैथमेटिकल ब्रेन भगवान दिए हैं, नक्शा समझ सकते हो, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से अच्छा कुछ नहीं। बड़ा है लेकिन प्रश्न में घुमाव नहीं है। दूसरा, एक बार पढ़ लोगे तो अस्थायी रहेगा। बाकी लगता है सर ज्योग्राफी का मैपिंग एकदम नहीं कमांड होता है, तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी ले लो, काम चल जाए। इसीलिए टीचर वाले बैच में भी, चूंकि ये पीजीटी के लिए भी वर्क करेगा, हम लोग यहाँ कक्षा 11वीं 12वीं तक पढ़ा रहे, इसीलिए वो पीजीटी टीजीटी जिसमें रहे दोनों में ही आपका पूरे वर्किंग हो जाएगा। तो ये टीचर के लिए, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। और दूसरा, जिन बच्चों ने अपने सोच में यूपीएससी को शामिल किया, तो उन बच्चों के लिए वर्ल्ड भी बड़ा बढ़िया से समझना, क्योंकि इससे न केवल इतिहास बल्कि तुम्हारे हिंदी में निबंध लिखना। तो जिस बच्चे के अंदर सोच ही बहुत बड़ा है, अब महिलाओं की स्थिति लिखना। अब एक बच्चा हड़प्पा से चलेगा और एक बच्चा महिलाओं की स्थिति कहां भारत बोल रहा, तो अपने दिमाग में ही बैठाएगा कि महिला की स्थिति, ठहरो मेसोपोटामिया से ही शुरू करते, अब तब मिस्र में पटकेंगे, उसके बाद चीन ले जाएंगे, तब इंडिया ले जाएंगे, तो एक पैराग्राफ तो हम इंटरनेशनल घूमेंगे, एंशिएंट में क्या, तब मिडाइवल की बात करें। लेकिन वो कौन बच्चा बात कर सकता है? जिस बच्चे के अंदर उस समय के तत्कालीन बाकी समाजों की जानकारी होगी। तो इसके लिए तुम्हें इन सभी चीजों पर पूरा बढ़िया से वर्क करना है। अब सीधा सीधा हम लोग आ रहे हैं पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम 9th एनसीईआरटी जो देख रहे हो, इसमें हम लोग को वर्ल्ड में पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति। मैं इसका नेचर को चेंज नहीं करूंगा, यद्यपि दूसरी बार जब करेंगे तो हम अपने अनुसार से सजा लेंगे कि कौन लेसन के बाद कौन पढ़ाने से आनंद और आएगा। लेकिन अभी हम जान के उसमें करने से होगा क्या, एक ही बार में तुमको 9वां 10वां 11वां 12वां चारों खरीदना पड़े। अभी हम चाहते हैं खाली एक खरीदो, 9वां वो खत्म कर लो, फिर 10वां, तो इसलिए उसके अनुसार चलेंगे। जो मूलभूत चीजों का काम है हम पढ़ा करके उसको समझा लेंगे। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति दूसरा पाठ है, नाजीवाद और हिटलर का उदय तीसरा पाठ है। ये दो पाठ बड़ा इंटरेस्टेड है। एक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये भारत से रिलेटेड है, और एक आधुनिक विश्व के चरवाहे। जनजातीय जो तुम पढ़ते हो, क्वेश्चन यहां से उठा लेते। तो ये जो देख रहे हो 5 सेक्शन, पहला लेसन 0 से शुरू करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि जो बच्चे कितना भी कमजोर हो, क्लास कितना अच्छा बनेगा ये आप पर। आप लोग केवल एक अच्छे वक्ता तभी कोई बनते हैं जब उनको अच्छा श्रोता मिलते हैं। अब अच्छा सुनने वाला है, बीच बीच में खूब ताली लगते रहता है, तो बोले वाला और फॉर्म में रहता है। श्रोता अच्छा नहीं मिला, लगा कि अब आओ बोलेंगे तो कोई बेहोश हो जाएगा, तो बेचारा जो बोल रहा है माइक बंद कर देता। अब कोई कोई वक्ता रहते हैं जबरदस्ती भी बोलते रहते हैं। एक आदमी कवि सम्मेलन में गए, उनकी अंतिम कविता थी, 1.5 घंटा कविता की, 1.5 घंटा एकदम नन स्टॉप, धीरे धीरे सब भीड़ निकलते चला गया, 3 आदमी ही बचे। तो 1.5 घंटा बाद तब एकदम, लेकिन बोले जा रहे थे 3 है ना, उन लोग अपने में हंस रहा था, इनको लग रहा था कि मेरी बात पूरी समझ रहा, श्रोता अच्छा मिला हो। 1.5 घंटा बाद बोले कि पूरे शहर में अगर समझने वाला समझदार कोई है, सिर्फ आप 3 हैं, और आप लोगों की खिदमत में अभी मैं आधा घंटा और नए शायरी देखिए निकालने जा रहा हूं। तब वो तीनों खड़ा होके कहा, बंद कीजिए, हमने डेकोरेशन वाला है। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो बात समझिए, तो कई बार मामला ये भी आ जाता है। तो हम लोग अभी जो देखेंगे, हमारी प्रयास होगी कि जो बच्चे हैं हंसते खेलते आराम से हम लोग पूरे इस सफर को तय करें। इसमें पूरे सफर में हम लोग का प्रयास रहेगा कि जिस लिए हम लोग जिस उद्देश्य से जुड़े हैं वो उद्देश्य सार्थक हो, हमारे सोच स्तर बढ़े और हम एनसीईआरटी का भरपूर लाभ लें। तो अभी ये लेसन हो गया, 10वां जब आएगा तो 10वां की बात करेंगे। फिर इसी तरह 11वां और 12वां के भी पूरी बात लिखा हुआ है। 11वां में कितने लेसन है? 7। ये पूरे एंशिएंट और मेडाइवल के आधुनिकीकरण के रास्ता केवल वर्ल्ड से ही रिलेटेड है, इसमें कुछ इंडियन नहीं है। और यही जो देख रहे हो 12वां, ये 12वां के इतिहास को 2 सेक्शन में रखा है। ये जो 4 तक देख रहे हो ना, ये एंशिएंट है, और कई बार हम उल्टा पढ़ाते हैं, उसी तरह का लिखा हो।
जैसे हड़प्पा को वो तो साइड करके छोड़ दी। और 600 ईस्वी पूर्व जो देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपद पीरियड। पहली बार इसी समय कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग शुरू, और यहां से 600 ईस्वी तक ये पूरे राज्य और अर्थव्यवस्था को एक लेसन में दिया है, सामाजिक जीवन एक लेसन में दिया है, सांस्कृतिक जीवन एक लेसन में दिया है। तो कई बार हम जोड़ के एंशिएंट जो पढ़ाते हैं ना, उसकी खूबसूरती एनसीईआरटी में जबरदस्त मिलेगी। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बार महाजनपद पढ़े तो फिर मौर्य पढ़े, फिर मौर्योत्तर पढ़े, ऐसा नहीं। एक बार लिखाएगा अर्थव्यवस्था तो पूरे लेसन। तो हम ढालेंगे आपको किस तरह से लेसन सॉफ्टवेयर चलेगा, इस बीच में कौन कौन से हमारे लेसन आएंगे, दिमाग में उसका सीक्वेंस बैठ जाएगा, फिर आनंद ही आनंद इसमें है। 5वां से लेके 12वां तक ये मेडाइवल और मॉडर्न, और इसमें भी बड़ा खूबसूरत खूबसूरत लेसन है। यात्रियों के नजरिया, जितना यात्री आया है सब एक बार पढ़ना, बड़ा आनंददायक। पूरे विजयनगर साम्राज्य, भक्ति और सूफी, ये पूरे मेडाइवल और मॉडर्न, ये पार्ट 2 में, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बुक 12वां में होगा। और सभी बच्चों के लिए अगर हम बात करें, रेलवे के लिए बात करें कि सर हमारा एसएससी के लिए, बात करें कि सर हमारा दरोगा के लिए, तो इनके लिए अगर हम कहें तो सिर्फ 12वां पढ़ लेने से काम हो जाएगा। जिन बच्चों को है कि नहीं सर हम एकदम चाहते हैं कि सब पढ़े, तो उन बच्चों को 9, 10, 11, 12 पढ़ना। बाकी बच्चे 9वां, 10वां, 11वां तक में थोड़ा मटियाएगा भी तो चलेगा। 12वां बोलेंगे तो देहा झाड़ लेना, इतने में एकदम सब फिट हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो एग्जाम है दरोगा वगैरह में विश्व पूछता है, तो उधर से पढ़ा रहेगा तो तुम्हारे लिए लीड करोगे, बढ़िया करोगे। अब इसमें हम लोग सीधा सीधा यहां पे पहुंच रहे हैं 9th एनसीईआरटी। बढ़िया से सुनना, हम पूरे 1 घंटे तक क्लास में सिर्फ समझाएंगे, आपके सोच को बढ़ाएंगे। कई डायग्राम्स जो बुक में दिए हैं हम उसको भी दिखाएंगे, टर्मिनोलॉजी याद करवाएंगे, पूछताछ भी करेंगे और हल्के लिखाने का वर्क करेंगे। बाकी हमारे जो पीडीएफ राइटिंग पे जो हमारी टीम बैठती, उन लोग आपको पूरे बढ़िया से उसको लिख के देंगे, हम उसको देख के मॉडिफाई करके फिर देंगे। पहला राउंड में थोड़ा बड़ा चलेगा, दूसरा राउंड का जो पीडीएफ मिलेगा उस केवल 10% होगा। पूरी किताब का सिर्फ 10% जो पेज है जिरोक्स करा लीजिए, लाइन से पढ़ लीजिए, बाकी चीज आपके मेमोरी में बैठा रहता है, उतना पर अंतिम तक ध्यान देना। अब इसमें जरा ध्यान से सुने, तो 9th क्लास के इस बुक को खरीदना है। इसमें हम लोग लेसन पर ध्यान दें तो पहला लेसन देखिए क्या लिखा हुआ, फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नासीवाद और हिटलर का उदय, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, और आधुनिक विश्व के जो भी चरवाहे हैं, ये हम लोग का ट्राइबल जो है जनजाति, उनके बारे में पढ़ना है। फ्रांसीसी क्रांति सबसे बड़ा लेसन है और ये हम लोग का लगभग 25 पेज में पढ़ना, 1-3 से लेके लगभग मान लो 24 पेज तक है। तो जो हम लोग का मेन नोट्स बनेगा 25 पेज का 10% कितना होगा, 2.5 पेज। बस 2.5 पेज में पहला लेसन हमारा हो जाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे आ जाएगा। और एकदम इंपॉर्टेंट, अब पढ़ना कैसे होता है उन चीजों पर ध्यान दीजिए। जो सचमुच सोच लिए हो कि सर हमको सिखा ही दीजिए, सीखने के लिए आए हैं, तो उनको पहले सबसे क ख ग विश्व का जब तक पता नहीं रहेगा, विश्व इतिहास पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। जैसे हम तुम्हारे गांव को नहीं जानते और न किसी गांव के आदमी को हम पहचानते हैं। अब तुम मेरे पास आके कहोगे कि मोहन प्रसाद जी और श्यामा जी देवी स्थान के पास लड़ गए थे सर, ना हम मोहन को जानते ना श्यामा को जानते, तो ये देवी स्थान को क्या जानेंगे हम कहानी सुनेंगे नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हम जानते रहेंगे कि नहीं कि यहाँ बैठे हैं, चाय पिए हैं, उनके यहाँ गए और हम तुम्हारा देवी स्थान भी देख रहे हैं कि मोहन जी के घर के पास है, ये भी जान रहे हैं कि मोहन जी मजबूत आदमी है, और तब कहेंगे मोहन जी श्यामा जी लड़ गए थे देवी स्थान, अरे लड़ गए थे, हुआ क्या? और तब कहेगा कि मोहने जी हार गए, कैसे जी, वो तो बड़ा बढ़िया आदमी थे। कहानी का इंटरेस्ट बढ़े। इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री उसी बच्चे का अच्छा होगा जो बच्चे के अंदर इस सॉफ्टवेयर जाएगा। अब देखो हम एकदम 0 to हीरो चल रहे, कुछ नहीं जानता है, उसके लिए क्लास शुरू है, ध्यान दीजिए। अब ये देखो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, सबसे बड़ा, और यहां एक छोटा सा टापू द्वीप है जापान।
अब तुमको इतिहास पढ़ाने समय आनंद कब आएगा? जब कहेंगे 1904-5 में रूस और जापान पर युद्ध हुआ, जापान ने रूस पर आक्रमण कर दिया। देखो ऐसे तुमको कहेंगे 4-5 में रूस जापान लड़ गया होगा, और ऐसे कहेगा भूटानिया इससे भिड़ गया है, तो हाँ, और तब कहेंगे कि इसमें रूस की हार हुई, तो कहोगे राम राम हार गया ही। तो इससे तुम्हारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर बैठता है, कभी भी अब पूछेगा रूस जापान युद्ध में किसकी हार हुई, ये वाला तो हम देखे थे, रूस बेचारा बड़ा था लेकिन हार गया। अब क्यों हारा, तो इस कारण पे आपको इंटरेस्ट लेने में भी बढ़ जाएगा कि इतना बड़ा है सर तो हार कैसे गया, ये छोटका जीत गया सर तो यस। फिर कहेंगे कि चीन से भिड़ा, ये बड़का देश चीन है और जापान पटक के इसको भी हरा दिया, कहेगा चीन भी हार गया, वाह। अब तुमसे कहें कि एशिया महादेश का कौन ऐसा देश था जो उस समय मध्यकाल में सबसे मजबूत स्थिति में था, तो कहोगे कि वो समझ रहे हैं, ये छोटका की कहानी बहुत सुने हैं, तो जापान। अब धीरे धीरे देखिए, तुमको मानचित्र जब तक जिंदा नहीं होगा, हिस्ट्री उसी बच्चे का अच्छा होगा जिसका भूगोल ठीक, और भूगोल के लिए हम कुछ नहीं, हम जब चलेंगे पूरे मैपिंग बेस्ड क्लास होगा। तो अभी हम प्रयास करेंगे, हमारे सभी बच्चे, चूंकि हम एकदम जीरो से चलना चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूं कि सफर में ऐसा सफर शुरू करूं कि एकदम भोंदू नहीं महाभोंदू भी है। किसी ने कह दिया कि तोर दिमाग में भूसा भरल है, तो हम उस भूसे का भी यूज करें। कोई कहता है, कई लोग कि तोर दिमाग में भूसा है, तो कहना भूसा सस्ता समझा है का, वो भी महंगा ही बिकता है। कुछ भी है तो यूज लाइक, और तुमको यूज लाइक चलना है। तो पहले एकदम देखो जीरो लेवल की बात करें, सुनना ध्यान से। सबसे पहले इस पूरे विश्व में ज्यादा नहीं 20 देश सभी बच्चे को याद चाहिए, पहला चरण। धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे तो 40 पहुंच जाए। 20 कंट्री याद है तो क्लास शुरू होने लायक है। मैं पढ़ाऊंगा फ्रांस की क्रांति। अब क्या पढ़ाएंगे जब तुमको यही नहीं पता है फ्रांस कहाँ है, तो क्रांति क्या लाएंगे? अरे क्रांति तो तब ना आएगा जब तुमको मालूम होगा में फ्रांस कहाँ है। इटली के एकीकरण, मालूम चला इटली के लड़का के पते नहीं है, और गांव के एकीकरण कर रहा है, तो जमीन के पता होगा तब तो होगा। इसीलिए सबसे इनिशियल चीज हमारा ये। तो देखिए, अब जीरो से बात जो शुरू कर रहे हैं, 20 देश मैं चाहता हूं हर बच्चे को याद रहे। देखो, पहले इस देश की बात, हम लोग को ग्रीनलैंड का काम बराबर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कनाडा और अमेरिका का काम पढ़ते रहेगा। कारण फ्रांस की क्रांति होगी तो आपको सप्तवर्षीय युद्ध समझना होगा, और वहां से जब तक नहीं समझोगे क्रांति में मन नहीं लगेगा। तुमको कहेंगे कि फ्रांस पर सप्तवर्षीय युद्ध में इतना लिब्रे का कर्ज हो गया, तो एक टर्म मिलेगा लिब्रे, तो कहेंगे कि लिब्रे क्या है, तो कहना वो समझ गए उस समय फ्रांस की मुद्रा कर्ज हो गया, इतना लिब्रे का कर्ज हो गया, तो लिब्रे एक मुद्रा हो। तो ये धीरे धीरे आएगा। तो पहले ये देखो, ये कोना में देखने में भी लग रहा है कि काने टाइप का है निकला हुआ, और ये तो अलास्का है, लेकिन ये कान देख के समझना ये कनाडा है और ये अमेरिका है। तो कनाडा और अमेरिका ये दोनों तो दिमाग में आ गया। मैं किसी को भी बुलाऊंगा, 20 कंट्री एकदम टन टन चाहिए। हम डेली, हम खाली आंच नहीं देते, बीच बीच में देखेंगे सीझ रहा है कि नहीं। नहीं सीझेगा तो ढक्कन लगा के सीटी तीनों मरवाएंगे। समझ रहा ना, उस आंच का फायदा होना चाहिए, नहीं कि आंच लगाए जा रहे हैं और ऐसे ही सब निकला जा रहा है, तो कौन फायदा। तो पहले एकदम ध्यान से देखो, तुम्हारी मेन बारी है, इसलिए ध्यान और बढ़ा दे। ऊपर में बोलो जल्दी से, कौन है? कनाडा, उसके बाद अमेरिका। तो कनाडा अमेरिका के बाद अब हम लोग चलते हैं यहां पे, अपने देश की बात करें तो यही हमारा देश भारत। क्या भारत समझ में आ रहा सबको? इसी के बगल में चीन है, भारत के बगल में कौन है? चीन, और यही ऊपर रूस। हम लोग को जो अगला लेसन पढ़ना है ना, समाजवाद, ये जो देख रहे हो ये रूस पूरा डिटेल चल, और यही हम लोग का जापान। जापान ये हमारा चीन है, ये हमारा भारत। अब दिमाग में सेट रखना है, जब हम बोले जापान तो कहना पान में 2 पत्ता थी, बेचारा 2 पत्ते है, ये है पान वाला। और ई रूस है, ई क्या है? चीन है, ये क्या है? भारत। आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो कहा चीनी वाला, माने मीठा, जाके पान ले आओ,
तो जिसको भेजे वो जाके रूस गया कि हूं हम नहीं खाएंगे। बड़ा भयंकर है जी। भारत क्या बोला, चीनी वाला माने मीठा, जाके पान ले आओ, तो जाके रूस गया। तो पहले ही बताओ, भारत, चीन, जापान, रूस, एकदम दिमाग में लोड हो गया। जब हम बोलेंगे रूस, कहना और धर लिया एकदम ऊपर, जापान, मन का नक्शा खुलना चाहिए। हम खाली बोलेंगे चीन, कहना मन का नक्शा खुला हुआ सर, बगले में जापान के देख रहे हैं, इधर नीचे से भारत के देख रहे हैं, ऊपर से रूस को भी देख रहे हैं, बीच में मंगोलिया अटका हुआ वो भी नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी मंगोलिया छोड़े हुए। तो अभी पहले ये बताओ, भारत, चीन, जापान और रूस, एकदम क्लियर सबका। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब चल रहे हैं, बस इसके बाद तो आनंद ही आनंद है। हम लोग को बहुत ये सब नहीं पढ़ना है, हाँ इनको पढ़ना है। ये है मिस्र, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल बाजार, जिसको विश्व बाजार कहते हैं। वो पहला विश्व बाजार माने कई देश के लोग वहां परचेज करने आए। आजकल मॉल देखते हो ना, और कई जगह सुनते हो कि इंटरनेशनल मार्केट, तो वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल मार्केट यही था, सिकंदरिया। ये सिकंदरिया जो मार्केट है मिस्र में, और यहाँ पे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, कई महादेश के लोग बिजनेस के लिए आते थे। वर्ल्ड का सबसे पुराना बाजार। तो जब 11वीं कक्षा में आएंगे तभी सबसे भेंट होगा। तो अभी केवल ध्यान दे दो कि देश का नाम क्या है, मिस्र। इधर सुनो, अब ये एक आयताकार देश है, इसी का नाम है पुर्तगाल। इसका नाम क्या है, पुर्तगाल। ये जो देख रहे हो यही इंग्लैंड है। इनको तो बढ़िया से पहचान लो, बढ़िया से। भारत पर यही आके कब्जा किया था। अब सोच लो, ये भारत है और ये आके कब्जा कर लिया। उसी तरह जैसे हाथी पर महावत जाके बैठ गया। जिस समय हाथी को ताकत का एहसास हो जाएगा तो समझ रहा है उसको पकड़ के क्या करता है। तो उसी चीज का ये हम लोग देखें तो भारत पर इंग्लैंड का कब्जा, ये जो देख रहे हो इसी का नाम है पुर्तगाल के बाद स्पेन, और स्पेन के बाद ये फ्रांस। इसका नाम क्या है, फ्रांस। यही फ्रांस की क्रांति पहला लेसन है। तो पहले अगल बगल के बढ़िया से देख लो। फ्रांस के ठीक ऊपर कौन है, इंग्लैंड। इस साइड में है जर्मनी। कौन सा है, जर्मनी। और ये जूता वाला कंट्री है इटली। इसका नाम क्या है, इटली। तो पहले आपको ध्यान रखना है, बगल में ही हम लोग देखेंगे तो जर्मनी के बाद यहां है ऑस्ट्रिया। फ्रांस और जर्मन के बीच में है स्विट्जरलैंड। इसका नाम क्या है, स्विट्जरलैंड। तो हम समझते हैं पहला देश का नाम कनाडा, दूसरा कौन है, यूएसए, तीसरा भारत, चौथा चीन, पांचवा जापान, छठा रूस, सातवां पुर्तगाल, आठवां स्पेन, नौवां फ्रांस, 10वां इटली, 11वां इंग्लैंड, 12वां जर्मनी, 13वां ऑस्ट्रिया, 14वां स्विट्जरलैंड, 15वां मिस्र। अभी पहले इतना ठीक करते हैं। हर बच्चे को देखो, तुम चाहते हो सचमुच ठीक हो जाए तो इसका दूसरा इलाज नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है हमारे बच्चों का दुख कहाँ है और ले जाना कहाँ, इसीलिए हम एकदम स्टार्टिंग से सफर शुरू कराना चाहते। हम चाहते थे तुरंत लिखते फ्रांस की क्रांति और धाए धाए शुरू हो जाते, लेकिन हमें मालूम है कि जब फ्रांस की क्रांति करेंगे बच्चे के अंदर ही क्रांति नहीं होगी, क्योंकि इसको फ्रांस का पता नहीं होगा। तो इसीलिए पहले एकदम आराम से चलो। सुनेगा, सबसे किनारे गाल, नाम है पुर्तगाल। अरे तो बड़ा आराम है। जब कहें पुर्तगाल और गाल तो किनारे, और ये ऊपर है इंग्लैंड जो भारत पर कब्जा किया। और जब जूता वाला देख लेना, जब ऐसे जूता नजर आए तो कहना इटली। कभी कभी घर में कहना कि इटली कहाँ है, इटली, तो कहना रे जूता खोज रहे। अब बताओ, जूता देख लिए तो इटली दिमाग में सेट हो गया है। तो ये जूता वाला इटली, ऊपर कौन है, इंग्लैंड, किनारे कौन है, पुर्तगाल। इसके बाद एक सीरीज ध्यान दो, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, एक साथ हुआ क्या जो सुनो। एक बार आदमी एगो सस्पेन लिया, स्पेन मैंने सस्पेन देखा है ना, और सस्पेन में फ्राई करने के लिए चढ़ा के और बात करने लग गया, रील्स देखने में लग गया, तो बेचारा का जर गया। सस्पेन में फ्राई करने के लिए चढ़ाया तो जर गया। तो अचानक दौड़ा, जब गंध आया तब ऑस्ट्रिया, लेकिन फिर टेस्ट किया तो कहा बच रहा है, अभी स्वीट है।
अभी जला नहीं। बड़ा देखो एकदम मॉडिफाई सिस्टम हो गया। अब दिमाग में बैठाएंगे, दिमाग में बैठाओ, सबसे किनारे सस्पेन से स्पेन, फ्राई करने दिया फ्रांस, जल गया जर्मनी, चिल्लाया आ ऑस्ट्रिया, नीचे स्विट्जरलैंड, जूता इटली, इधर इंग्लैंड, ये बोलो कनाडा, यूएसए, रूस, जापान, चीन और भारत। बाकी अब सुन लीजिए, इसमें अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का अभी हमको कोई जरूरत नहीं है, तो सब अभी छोड़। तो पहले ये बता दो, किसी बच्चे को हम कहें कि रूस पर हाथ रखो, तो क्या वो रूस पर हाथ रख लेगा ना? हाँ, तो ध्यान रखना, रूस पर हाथ बोलेंगे तो ये रूस। क्लियर है ना? आओ तुम्हें से उद्घाटन कर दें, ये नहीं कि पहले पूरा टेढ़ कर देना, शुरू वाला गड़बड़। चलिए ऊपर आओ। 3 देश बोलेंगे। हमारे अंदर अभी चाहिए कि बच्चे के अंदर, चलो 15 भी है तो ठीक है, दूसरा पेज धीरे 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 आपको एक विश्व का पकड़ आने से भूगोल भी बड़ा मजेदार होते चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं सिर्फ 3 से, अब 1 से पता चल जाएगा बाकी क्या है। और नजदीक आ जाइए, इधर आ जाइए। चलो आप जल्दी से एकदम पहला नंबर जापान। जापान खोजो कहां? मुझे मालूम था, जापान जाके पान खाना था। कहाँ है जापान बताओ? अब तुम उधर पान खा लिए, हम तो जान के पूछे जर्मनी है, तुम जाके पान खा लिए, उधर जर रहा था। चलो दूसरा नंबर खोजो जल्दी से, तुम बताओ। इधर देखो, रूस कौन है? ये वाला। एक और लास्ट बता दो, इसमें एकदम भारी पूछ दे, इटली कौन है? इटली, जूता। वेरी गुड, बैठ जाइए। ठीक है, मैंने पहला नंबर उधर कर दिए थे, पहला उधर कर दिए तो उनको लगा कि कंफर्म तो इसी में है, तो इसीलिए जबकि हम बोले जापान खोजो तो इधर खोज लिए। ये बताओ दिमाग में तुम्हारा बैठ रहा है ना? अब इंपॉर्टेंट लास्ट सुन लीजिए, सुनेंगे ध्यान से। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर लोड होते जा रहा है। ये देखो, रूस के बीच में यूराल पर्वत है और इससे इधर यूरोप महादेश है। जब मैं बोलूं यूरोप तो कहना कि ये है, इससे इधर एशिया महादेश, एशिया महादेश है, ये नीचे अफ्रीका महादेश है। जब इग्रहमा पढ़ाएंगे तो यही कहेगा 3 महाद्वीप, तो समझ लेना कि तीनों ज्वाइंट है, इन तीनों की बात चल रही। तो बोलो एशिया, यूरोप, अफ्रीका। इधर चले तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका है। अब आपसे पूछे जापान किस महादेश में? बिल्कुल सही, एशिया महादेश में। बताओ जल्दी, इंग्लैंड किस महादेश में? यूरोप महादेश में। जब हम मध्यकाल पढ़ेंगे तो ज्यादा प्रभाव किस महादेश का होगा? यूरोप का होगा। और ज्यादा प्रभाव किसका होगा? यूरोप का होगा। हम लोग जितने भी पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सब कहां से आएगा? यूरोप से। क्यों आएगा? यही धीरे धीरे हम लोग को समझना। जब भारत भी अब कोई बच्चा पढ़ेगा, जनरली देखो है क्या, जो बच्चे को विश्व नहीं मालूम होता, टीचर मॉडर्न तो शुरू कर दे और लिख भी देंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, मार के रट गया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया 1664। इस समझ ही नहीं रहा कि फ्रांस कहां है, डच कहां है, क्यों आ रहे हैं। तो वो विस्तार तभी मिलेगा जब तुम वर्ल्ड को समझे रहोगे। अब जरा ध्यान से सुने, सारे बच्चे को अब पढ़ने में आनंद आएगा, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो बोलो, क्या ये फ्रांस को हम दिखाए हैं यूरोप का मानचित्र है? तो बोलो सबसे किनारे ये कौन है? पुर्तगाल है। वेरी गुड। ये कौन है? स्पेन है। क्या बात है। और ये ब्लू वाला कौन है? बस तो यही लेसन शुरू हो गया। इनके ओरिजिनल गोतिया इधर कौन है? जर्मनी। ऊपर में कौन है? इंग्लैंड। नीचे में कौन है? इटली। स्विट्जरलैंड के बाद कौन है? इटली। ये तो हम समझते हैं कि अगल बगल पड़ोस तो क्लियर है सबका। अब सुन लो, धीरे धीरे अब जब शुरू होगा चैप्टर 1, अभी केवल हमने ऐसे ही लिखा है कि जब आप पढ़ोगे तो कैसे रंगना। अभी तुम पढ़ना भी नहीं, किताब केवल खरीद के और रखना है, और डेली सोचना है कि उठाए तो कहना ना सर अभी मना किए। जब हम बोल देंगे
तब उठाना है। और धीरे धीरे हम तुमको अभी एकदम गोदी में लेके चलेंगे कि बाबू चलो गोदी में, धीरे धीरे उतारेंगे, फिर 2 बार कनवा उठेंगे, कहेंगे वो अपने से चल। धीरे धीरे अपने चलना है, लेकिन अभी शुरुआत में नहीं, शुरुआत एकदम जीरो से। और हम पहले भी बोले हैं कि कहीं भी पढ़ाई का कोई शुल्क नहीं होता। कई लोग है ना कि सर 1 रुपया में, और कई लोग 1 लाख भी देके, और 10,000 में भी कई लोग एनसीईआरटी पढ़ रहा है, 10,000 में भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कई लोग 20,000 भी एनसीईआरटी का शुल्क। लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि 10,000 वाला भी जो एनसीईआरटी है, हमारा ये 150 वाला एनसीईआरटी उससे बेहतर होगा, जो दोनों जगह है। ट्राई मार के चेक कर, ये बात समझ। चूंकि मन में मैं कभी नहीं रखा हूं कि हम मन में ही रखे हैं कि जो बच्चे को कुछ नहीं आता है मुझे उसको समझाना है, वहां तक ले जाना है, इसलिए हम एकदम जीरो से आराम से चले। अब देखो कैसे रंगना उंगना होता है। जैसे कई लड़का पढ़ता तो यहां से लेके यहां तक नॉन स्टॉप कलम चला ही देता। अब देखो इसमें जैसे ही लिखा 14 जुलाई 1789, एक इंपॉर्टेंट डेट मिला, सुबह। अब सुबह रात इंपॉर्टेंट नहीं। फिर पढ़े पेरिस नगर के आतंक का माहौल था। जब कहानी सुनोगे तो अपने ही आएगा, तो लगेगा कहां रंगना चाहिए। धीरे धीरे आपको कुछ कार्टून्स जो किताबों में है पूरा सुनाने के बाद तभी दिखाएंगे, तो उसमें आनंद बढ़ेगा। नए एनसीईआरटी में इन चीजों का वर्क किया गया है। यही एनसीईआरटी की मेन चीज है जिससे यूपीएससी चलता। नए शब्द हर पेज पे तुमको लगभग मिलेगा, और उसी में नया शब्द मिलेगा लिबरे, स्टेट। अब तुमको कहेंगे कि यहाँ प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तो स्टेट क्या है? अब ये सब कहानी सुनाएंगे तब आएगा। इसी में टाइथ, इसी में आएगा टाइल। अब कौन धार्मिक कर है, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है टीचर वाला के लिए। तो ये सब समझो जो पढ़ रहा है एकदम चनामृत वाला प्रसाद। चनामृत समझता है ना, बाकी प्रसाद खाओ चाहे नहीं, एक घोट मार दिए तो कहे ओरिजिनल फायदा। वही एनसीईआरटी, एनसीईआरटी चनामृत है। तुमको देखा होगा ठोंगा में वो प्रसाद में वो ई वाला, तो ठोंगा वाला के ई वाला खाना, लेकिन ई वाला का इच्छा है तो खाओ, नहीं इच्छा तो छोड़। वही चीज तुम्हारा यहाँ पे कई एग्जामिनेशन में हो जाते। तो इन शब्दों को समझाएंगे, डायग्राम को समझाएंगे। कल से बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा फेज है, इसमें टेलीग्राम पर रूटीन देख लेना। 1 से 2 दिन में चूंकि सेट करेंगे, कई नए बैच आए हैं तो हमें भी सेट करना। एक ऐसा सेट कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चे को कोई परेशानी ना हो, हम लोग भी उसको इजिली स्मूथली लेके चले। और इसीलिए आपका 1 से 2 दिन में सेटअप हो जाएगा। अभी 5 तारीख तक YouTube पर ही लाइव होगा। कारण ये नहीं है कि हमें दिखाना है कि हमको पढ़ाने आता है, कारण यह है कि कई बच्चे जो है फोन पे से पेमेंट कर लेते हैं, कई कुछ है अभी जुड़ नहीं पाते हैं, कई लड़के पेमेंट भी करते हैं तो अनसक्सेस रह गया। तो जिन बच्चों को जो परेशानी है वो 7023158839, ऑफलाइन वाले बच्चे को तो दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में कई तरह की समस्याएं होती। और ऑनलाइन में कई बच्चे को हम परेशान देखते हैं कि जब पैसा कट जाता है और कोर्स नहीं दिखता तो उसका हालत ऐसा छटपटाहट देखते हैं कि हमको कभी कभी लगता है कि जैसे मुर्गी के मुड़ी काट के और रखले रहता है, फड़ 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 मारता है, वैसे ही मारे इधर कॉल उधर कॉल, व्हाट्सएपों पर कॉल मारना शुरू करता है। काट गया ठगाए तो नहीं है। आप निश्चिंत रहना, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तुमको यहाँ एडमिशन के बाद भी हमारे यहाँ आजादी है, ले भी लिया, 2 दिन पढ़ भी लिया, लगेगा कि ना इससे बढ़िया कहीं और रहता, हम फी रिटर्न करते हैं, खुलेआम बोलते। तुमको 2 दिन बादो लगता है तो तुम्हारा फी रिटर्न हो जाएगा, बहानेबाजी की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, रिफंड होता है। जिस दिन फिर लगेगा कि ये भी नहीं रिफंड करेगा, एकदम गुरनाल रहते, लौटा रहा है तोरा, तो अब हम एकदम कहियो नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, तुम हम लोग तो ट्रेन है, फिर रिटर्न हो गया, फिर लगेगा कि नहीं पढ़ेंगे सर यहीं आ जाओ, कोई बात नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एज ए ट्रेन वर्क करते हैं, जब कभी भी किसको उतरना जाना है हमको कोई परेशानी नहीं, तो इसीलिए आपको उसमें कोई समस्या नहीं है। और बाकी आपको नंबर इन लोगों के लिए दिए हैं जिन बच्चों को कोई पेमेंट कट गया, नहीं जुटा है, दिक्कत है, 5 तक आप आपस से जुट जाए। भेजने के बाद ये भी नहीं आशा रखना कि तुरंत भेजे, तुरंत हमको सब चीज हो जाए। जो भेजोगे 24 घंटा के अंदर अवश्य हो जाएगा। आपकी मदद के लिए इधर तत्काल YouTube पर हम इसीलिए चल रहे हैं कि आपका क्लास ना छूटे। बाकी जो बच्चे हैं ये सभी वीडियो उनको एप्लीकेशन में लोड भी है, वो अपना पढ़ते भी जाएंगे, इधर YouTube पर भी रहेगा, इधर से भी पढ़ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास हम लोग का कल इससे आगे चलेगा। आज का क्लास क्लियर है सबका? आज इसमें दरोगा मेंस की भी शुरुआत है, क्या कटअप जाएगा, कैसे नेचर है, कब रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे प्रश्न है, उस सब वहां से हम लोग उसमें शुरू करेंगे। हाँ, अब ऑनलाइन वाला बतिया लो जो बतियाना है।
फिजिक्स का न्यू फाउंडेशन आया हुआ है, खाली न्यू न्यू बोलेंगे तो न्यू हो जाएगा, दुर्गा दुर्गा बोलेंगे तो स्टार लग जाएगा। फिजिक्स का न्यू फाउंडेशन बैच जस्ट आया है, उसको आप कर लीजिए। 1 2 5 3 3 उसको देख रहे हैं, 14 जनवरी के आसपास उसका प्लान बना रहा है। मेरिट जितना नंबर नहीं आ रहा, बस एक ही चीज देखिए, किस विषय में कमी रह रहा है, उस विषय पर फोकस बढ़ा दीजिए, बस हो गया। लाइव क्लास पटना से है, जहानाबाद से नहीं अभी हो रहा। एप्लीकेशन पर क्लास 6 तारीख से चलेगा, अभी बताया तो कि 6 तारीख से एप्लीकेशन पे क्लास आपका चलेगा। हाँ, नोट्स हम लोग लिखवाएंगे भी पूरे, आपको वो मिलते चला जाएगा। लैपटॉप पे ऐप नहीं है, कोई चीज नहीं याद रह रहा है, कोई बात नहीं, उसमें हम लोग का चलेगा, वो हो जाएगा। वो प्रोसेस सीखते जाइए, आते चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।